बशार अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शामी बागी गिरोह मुल्क में एक अकबूरी हुकूमत तश्कील दे रहे हैं। मुल्क का सबसे ताकतवर बागी गिरोह हयतुल तहरीर शाम 2011 में हयतुल नसरा के नाम से मंजर आम पर आया था और उसने इसी बरस अलकायदा से मुंसलिक होने का ऐलान किया था। ताहिम इस तंजीम ने 2016 में अलकायदा से ताल्लुक तोड़ दिया और मुख्तलिफ दीगर ग्रुप्स के साथ मिलकर हयतुल तहरीर शाम की बुनियाद रख दी। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया और दीगर मुतादिद ममालिक ताहाल इसे एक दहशतगर्द गिरोह तस्वुर करते हैं। शाम की नई हुकूमत को अब आलमी सतह पर पजीराई मिलनी शुरू हो चुकी है। कतर ने 13 बरस कबल शाम में अपना सफारत खाना जो बंद कर दिया था, अब उसकी हुकूमत की जानिब से एक वफ्द दमिश्क भेजा गया है ताकि मुल्क में सफारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू की जा सकें। मगरबी ममालिक ने शाम में सफारत खाना खुलवाने का ऐलान तो नहीं किया है अभी तक, लेकिन अमरीका और बरतानिया का कहना यह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में उनके हयतुल तहरीर शाम से राब्ते हो चुके हैं। बरतानी हुकूमत ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि सफारती राब्ते शुरू होने के बावजूद हयतुल तहरीर शाम की बतौर दहशतगर्द गिरोह हैसियत बरकरार है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का जो है काया क्लास, उनका कहना यह है कि रशिया और ईरान के शाम के मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इसी दौरान शाम छोड़ने के बाद बशार अल-असद का पहला बयान सामने आया है। सोमवार के दिन बशार अल-असद से मंसूब ये बयान एक ऐसे टेलीग्राम अकाउंट की जानिब से शेयर किया गया है जो कि शाम के ऐवान सदर की जानिब से चलाया जाता था, लेकिन ये नहीं हम कह सकते, ये कहना इस वक्त मुश्किल है कि इस अकाउंट का कंट्रोल किसके हाथ में है। ये उनका बयान बशार अल-असद ने खुद लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन इस बयान के में कहा क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। बशार अल-असद इस बयान में कोट अनकोट कह रहे हैं कि मेरा मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, ताहिम अपनी फ़ौज की जानिब से पसपाई इख्तियार करने के बाद ऐसा करना पड़ा। जिस वक्त दमिश्क बागियों के कंट्रोल में गया तो वो उस वक्त शाम के इलाके में एक रशियन फ़ौजी अड्डे पर मौजूद थे ताकि फ़ौजी ऑपरेशन की निगरानी कर सकें। उस वक्त तक शाम की फ़ौज अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हट चुकी थी। रूसी हवाई अड्डे पर भी शदीद ड्रोन हमले हो रहे थे और उसी वक्त रशिया ने उन्हें मॉस्को जाने का मशवरा दिया या फैसला किया था। जब हवाई अड्डे से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा तो रशिया ने दरख्वास्त की कि 8 दिसंबर की शाम को फ़ौरन उसे खाली किया जाए। इन वाक़यात के दौरान मैंने किसी भी मौका पर सदार छोड़ने या पनाह लेने पर गौर नहीं किया था और ना ही किसी फ़र्द या फरीक ने उस वक्त तक मुझे ऐसी पेशकश की थी। जब रियासत दहशतगर्दों के हाथ में आ गई और मेरी मानी ख़ैस किरदार अदा करने की सलाहियत ख़त्म हो गई तो फिर मेरी वहाँ मौजूदगी भी बेमानी हो गई थी। सो इस वक्त क्या सिचुएशन है इंटरनेशनली, हम क्या देख रहे हैं, इस रीजन का असर क्या होगा बाकी दुनिया पर, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद खान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब, शाम में इसराइली हमले जारी हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि नई बुरी हुकूमत को कतर और यूरोपीय ममालिक से पजीराई भी मिल रही है। किस तरफ देख रहे हैं आप शाम के वाक़या जाते हुए? जी हाँ, देखिए बहुत शुक्रिया। और अभी जो सिचुएशन है, एक आप कह सकते हैं इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड जिक्सॉ पजल वाली सिचुएशन है कि सीरिया के अंदर डिफरेंट फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं। देखिए मेजॉरिटी जो है वो हयातुल तहरीर शाम है जो नॉर्थ से साउथ को कंट्रोल कर रही। दे स्टार्टेड फ्रॉम इदलिब, वहाँ से एल्पो आए हैं, हम्स आए हैं, फिर दमास्कस आ गए हैं। सो मेजॉरिटी वो कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सीरिया जो है वो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पास है, वो दे आर द कर्ड्स, और वहाँ पे अमेरिकन भी मौजूद है, 900 के करीब हैं, और वहाँ पे सीरियन नेशनल आर्मी जो तुर्की सपोर्ट कर रहा है, तो दे आर बैटलिंग विद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। आप नीचे आते हैं तो साउथ में अमेरिकन बेस है, और वेस्ट में जाएं तो रशियन एक नेवल बेस है, एक उनका एयर बेस है, और सेंटर में ISIS के पॉकेट्स हैं, और एट प्लेसेस अलावाइट्स के भी पॉकेट्स हैं। तो समझ लें कि एक बहुत सारे वहाँ पे मिक्सचर है, बट मेजॉरिटी पावर दैट इज विद द हयात तहरीर शाम, और जो वहाँ पर भी कंट्रोल करे। जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे उन्होंने एक इंटरम गवर्नमेंट सेटअप की है, और जिस तरीके से अब रिसेंटली एंटनी ब्लिंकन ही वाज इन टर्की, और वहाँ पे उन्होंने टर्की से बात की है, तो टर्की इज द बिगेस्ट गेनर इस पूरी इस जो गैम्बल जो हुआ है उसमें। तो टर्की का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर में, जो शाम का जो फ्यूचर बनेगा उसमें तुर्की का होगा। और अब खतरा ये भी है, सिंस सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो कुर्द के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में वो वीक हुए हैं, तो लाइकली चांसेस है
कि वहां से टर्की वाले अब उन पे अंदर आ सकते हैं एंड दे कैन इन्वेड नॉर्थ ईस्टर्न टर्की। अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस रीजन, क्योंकि वहाँ ऑयल रिसोर्सेज है। तमाम ऑयल जो सीरिया का है, नॉर्थ ईस्ट में है, वो अमेरिकन के कंट्रोल में भी है, कुर्दों के कंट्रोल में है। जहां तक है बाकी देखें, इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, गोलान से वो आगे आ गए हैं और नॉर्थ की तरफ बढ़े हैं, और नॉर्थ में टुवर्ड्स माउंट हरमन द हाईएस्ट फीचर जो यहाँ पे है, तो वहां तक वो जा चुके हैं। इसका मतलब ये है नॉट दे आर डोमिनेटिंग नॉट ओनली सीरिया। अगर इजाजत है बिगेरिया साहब, ये जो सिनारियो बन रहा है इसमें तो लग रहा है सबसे ज्यादा एडवांटेज हुआ ही इसराइल को है, और अब शायद दीगर ममालिक के पास सवाए इसराइल के साथ किसी किस्म का टेस्टेड कोऑपरेशन या अच्छे ताल्लुकात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, देखें अभी तक जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स यही मानते हैं कि दो ममालिक को इससे फ़ायदा मिला है। वन इज़ टर्की, और जो अभी टर्की का बहुत हेवी इन्फ्लुएंस होगा फ्यूचर में, और वहाँ, और सेकंड है इजराइल। इजराइल के देखें कि अगर आप अल्टीमेटली ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं तो उसमें सीरिया भी शामिल है, इराक भी है, सऊदी अरब का पोर्शन भी शामिल है, और वो कहते हैं कि अल्टीमेटली वो सीरिया को ऐसा तकसीम करें कि वहाँ पे टर्की के साथ उनके बॉर्डर्स लगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मानना है टर्की ये कभी ऐसा होने नहीं देगा, इजराइलीज को आगे आने नहीं देगा, क्योंकि इजराइल टर्की वालों का देखें, यू नो कि उनका ग्लोरियस हिस्ट्री है, ऑटोमन्स की है। अगर अरब्स आगे नहीं आते हैं तो टर्की इसको रोकेगा अगर फर्दर वो एक्सपेंशन इस पर करते हैं। इस वक्त हम रीजन में क्या समझें कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जो चैलेंज कर सकता है इसराइल को? अभी मेरा ख्याल में अब वो सिचुएशन नहीं रही है। देखें, ईरान के लिए सीरियस सेटबैक जो हुए हैं वो ईरान के लिए और रशिया के लिए हुए हैं। और अब देखें कि अगर आप इफ यू रिकॉल, वली नसर ने एक किताब लिखी थी कुछ अर्सा पहले, और उसमें उन्होंने एक रिवाइवल की बात की थी, जिसमें ईरान की बात की थी, इराक की बात की थी, सीरिया एंड लेबनान की बात उन्होंने एक बताया था कि एक ऐसा ये रीजन बन रहा है जो फ्यूचर को थ्रेट करेगा। अब दरमियान में सीरिया निकल गया है, वो कंड्यूट था जो वहाँ पे लिंक कर रहा था ईरान को विद लेबनान, वो अभी वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अभी हिजबुल्लाह के लिए बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जिस तरीके से बम्बिंग्स हुए तो वो वीक हो चुके हैं। हमास वीक हुआ है, हिजबुल्लाह वीक है, ईरान खुद जो लास्ट स्ट्राइक्स हुए थे उनके नुकसानात है। तो ईरान की कंसंट्रेशन अपनी इकानमी पे होगी और जो न्यूक्लियर मसले हैं उसको डील करने पे होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्रेटर जो आप कहें सेटबैक हैं, सीरियस सेटबैक हैं, वो ईरान को भी है। और रशिया भी देख लें, रशिया के पास पूरी दुनिया में एक नेवल बेस है, वो तरतूस का है, वो सीरिया में है। और जब अमेरिका के आप देखते हैं 840 नेवल एयर बेसिस हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो और रशिया देखा खुद बड़े मसाइल में, उनकी इकानमी भी नीचे जा रही है। अभी आप देखें कि इसके होते हुए, पुतिन के होते हुए, वो चेचनिया में इनकी जंग हुई, जॉर्जिया के साथ है, आर्मेनिया के साथ वो मदद नहीं कर सके, और अब यूक्रेन में भी वो फंस गया। अब देखें वहां पे ये हालात है कि नॉर्थ कोरिया से ट्रूप्स को मंगाना पड़ा, क्योंकि मैन पावर उनके पास नहीं है, और ऊपर से लॉजिस्टिक्स उनके पास नहीं है, क्योंकि अभी जिसकी प्रोडक्शन जो वेपन से और एमिनेशन की वो नहीं हो रही है। ईरान उनको पहले सपोर्ट कर रहा था, तो ईरान तो रशिया के लिए वो भी मसाइल है। तो ये फैक्टर्स ये जो पूरे फैक्टर्स हैं, ये जो पूरा सिनारियो है, इसमें हम अब गाजा को किस तरह देखेंगे? बीबीसी कह रही है कि गाजा पर हमास और इजराइल सीज फायर डील के करीब पहुंच चुके हैं, और इसमें अमेरिका, कतर और मिस्र ने किरदार अदा किया है। लग ये रहा है कि सीरिया के बाद, इस तमाम सूरत हाल के बाद, गाजा बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे आप सही कह रही हैं, और इसमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी है, डील हो चुकी है। एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है नियर राफा, उस पे वो थोड़ा सा इनके रिजर्वेशन थी। इजराइल वहाँ पे उसको बफर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था, वहाँ पे हमास उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है, ट्रंप की तरफ से भी है कि 20 जनवरी से पहले चीजें वो कहते हैं सेटल करें आप, तो लाइकली उधर तो हो जाएगा। देखें ऑलरेडी हमास तो इट इज जो गजा इट इज इन रूइंस, लेकिन ये है कि इजराइल जो जिनका दावा था मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली उनको वो डिफीट नहीं कर सका। Right. Thank you so much, Brigadier Masood Khan, for joining us on the program.